आदरणीय सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन और सभी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स और प्यारे देशवासियों, आज हम आपके सामने ये बात साझा करेंगे कि जब कोई भी किसी तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो अगर उस केस के अंदर एक्यूज्ड जिसके ऊपर आरोप है, अगर वो कोई पुलिस अधिकारी है, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल है, एसआई हो, एसएचओ या उससे ऊपर का अधिकारी हो, या कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति हो, तो पुलिस का काम करने का इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन दोनों का नज़रिया बदल जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई भी ऑफेंस किसी पुलिस अधिकारी की जानकारी में आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो सबसे पहले उसको ये देखना होता है कि उस फैक्ट को वेरीफाई करने के लिए वो 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज करेगा, जो कि एसएचओ कंसर्न थाने का दर्ज करता है। वो नहीं करता तो 154 दिन के अंदर संबंधित एसपी या डीएसपी करता है। और उसके बाद क्या होता है कि वो पुलिस अधिकारी उसके अंदर इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर या इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी होती है एफआईआर दर्ज होने से पहले, और उसके बाद होता है जो एफआईआर दर्ज होने उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो उसके अंदर वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करता है। जैसे कि मैं आपको साझा करना चाहता हूँ आम जनता को भी, कि सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर, जीपीएस, जो कि उस केस के अंदर आरोपी है, जो कंप्लेनेंट है, ताकि सच सामने आ सके कि एग्जैक्ट में सच्चाई क्या है, आरोप लगाने वाले की बात में कितनी सच्चाई है, और जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसके खिलाफ आरोप है, उसमें कितनी सच्चाई है। दूसरा क्या होता है कि फॉरेंसिक एविडेंस होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अभी कोई आदमी कहता है मेरे घर में डकैती डाली है, मेरे घर में घुसा, रानीबाग थाने में ऐसे 380, 457, 454 में बहुत केस दर्ज हुए हैं, पूरी दिल्ली में हुए। तो वहाँ अगर फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएँ, फुटप्रिंट्स ले लिए जाएँ, लक्कड़ पे, शीशों पे, मेज पे वो निशान रहते हैं। पाउडर डाल के लिया जाता है, उसके लिए स्पेशल क्राइम टीम दिल्ली पुलिस के पास भी है, हर एक गवर्नमेंट एजेंसीज के पास है, वो ले सकते हैं। उससे भी सच सामने आ सकता है कि क्राइम करने वाला कौन है। और हर थाने की डिस्ट्रिक्ट के अंदर डोजर सेल होती है, उससे उसको वेरीफाई किया सकता है। फिर डॉक्यूमेंटल एविडेंस होते हैं कि क्या क्या चीज़ से संबंधित जो भी आरोप हैं और आरोपी के बीच में क्या क्या डॉक्यूमेंटल एविडेंस हैं, वो पुलिस को कलेक्ट करने चाहिए, जो कि वो लोग पिक एंड चूज पॉलिसी पे करते हैं। सारे एविडेंस अपनी मर्जी से करती है पुलिस। और पब्लिक विटनेस की मौके पे कितने पब्लिक विटनेस हैं, उनको कितनों को नोटिस देके वो किया जा सकता है, और उनसे जो भी उनके पास एविडेंस होते हैं, कोई उनको अपराध की जानकारी है वहाँ पे, उसके बारे में उनसे एक टेक्स्ट के थ्रू पूरा सच्चाई जो है एक अधिकारी निकाल सकता है। और इसके लिए पुलिस को नौकरी ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग मिलती है, शपथ भी लेते हैं कि हम विधिवत कानूनों का पालन करेंगे, जो कि अक्सर नहीं किया जाता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई हाई प्रोफाइल आदमी पुलिस अधिकारी फंसता है, या कोई कॉर्पोरेट का कोई बड़ा आदमी फंसता है, तो किसी एक कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर, किसी ऐसे आदमी के ऊपर केस की गाज गिरा दी जाती है, और उसको रोकने के लिए तमाम ऐसे का प्रयास पुलिस के अधिकारी कर देते हैं कि जो कि समझ से बाहर है। जितनी इन्वेस्टिगेशन ऊपर जाती है, उतनी ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेच उलझाते जाते हैं। जो आदमी जांच करता है, दोषी करार करने के बजाय जो लगता है कि इसको अपने पुलिस इंक्वायरी ऑफिसर कैसे बचाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऑफेंसेस के ऊपर आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर धाराएं हो जाती हैं, जिसमें उसको जेल तक हो सकती है, और गंभीर जेल हो सकती है। इस बारे के अंदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी कोर्ट के अंदर जाते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स भी आते हैं। टाइम टू टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइन और जजमेंट्स आती रहती हैं। सेशन कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, एमएम कोर्ट का भी एक ऑर्डर अपने आप में एक ऑर्डर होता है, एसीएम के, एसीएमएम के ऑर्डर्स आते रहते हैं, जिनको इनकी जानकारी में होता है, फिर भी ये लोग नहीं करते। दिल्ली पुलिस के खुद के स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत सारे हैं इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज को लेके, जिसका ये पालन नहीं करते। पीपीआर, डीपी एक्ट में जो लिखा हुआ है उसका पालन नहीं करते, संविधान में लिखा हुआ है उसका पालन नहीं करते, फंडामेंटल राइट्स जो जनता को मिले हुए हैं उसका पालन नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन होता है, आम आदमी को कस्टडी में लेकर ये अपनी मर्जी से पूछताछ करते हैं, उसका हनन नहीं करते। अभी परमवीर सिंह की एक जजमेंट आई है, जिसके अंदर थाने के अंदर 1 साल तक के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड होना चाहिए, और लगभग 25 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे उनका होना चाहिए। इसके लिए कमेटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं पालन हो पा रहा। अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट तक की जजमेंटों का, हाई कोर्ट में जजमेंटों का पालन नहीं हो पा रहा, जबकि इनको सबको नोटिफिकेशन जाती है, इनके पास, इनके डीसीपी के थ्रू, एसएचओ के पास ये सब चीज़ें ये जजमेंट्स पहुँच चुकी होती है, फिर भी ये लोग फॉलो नहीं करते।
और रानीबाग थाने का तो हाल बहुत ख़राब है इसके बारे में, क्योंकि मैं इसके क्षेत्र में रहता हूँ। तो मेरे पे इतनी सारी वो हैं कि यहाँ तो बहुत बड़ा ग्रुप है, जो मल्टी इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, वाइट कॉलर माफिया के सबसे बड़ा कंट्रोल उनका है। और दूसरा ग्रुप यहाँ पे है ग्राउंड लेवल की पुलिस का, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और उनसे प्रमोट हुआ है एएसआई एसआई का, जिनके मुखबिरों के थ्रू बीटों की यहाँ लेके लड़ाई चलती है और उसमें अवैध काम चलते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों की नॉलेज में। और पिक एंड चूज पॉलिसी है, पुलिस जो आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करती है और उसके ऊपर सारी अपनी ताकत दिखाती है और कोर्ट को गुमराह करती है। कोर्ट में झूठी रिपोर्ट देती है, सस्पिशियस रिपोर्टें देती है, कोर्ट का टाइम बर्बाद करते हैं। जहाँ कोर्ट में करोड़ों मुकदमे दर्ज हैं, इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है। इसके आगे हम चलते हैं, आपसे बात करते हैं इस विषय के अंदर कि डायरेक्ट टैक्टिक्स का ये इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और बहुत सारे एविडेंस, एक पुलिस अधिकारी को पता है कि कौन सा एविडेंस कितने की सीमा तक सेव हो सकता है। वो चाहे तो खुद ही कर सकता है और उसके लिए वो खुद बाउंड भी है सीआरपी सेक्शन और के तहत, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसको बचाना होता है तो वो अपना वर्कलोड और बर्डन लॉस या किसी भी तरीके का बहाने एक्सक्यूजेस बना के एविडेंस सेव नहीं करता, कोर्ट की डायरेक्शन पे सेव नहीं करते। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि जो एविडेंस उनको पता है कि कब तक सेव हो सकता है और कब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बावजूद प्रॉपर एविडेंस सेव नहीं करते, जो मैंने अभी आपसे सारा जिक्र किया है। और इसी तरीके से बहुत सारे जो अनकमेंटेड सस्पिशियस रिपोर्ट ये देते हैं और इनके पास सिर्फ एक ही बहाना होता है कि हमारे पर काम का बर्डन है। अब ऐसा कौन सा बर्डन है इनसे ये पूछने वाला हो। और अभी आज आप दिल्ली पुलिस की नौकरी का फार्म निकाल दो सब इंस्पेक्टर का, तो आपको पता चलेगा कि 1000 नौकरी अगर होंगी तो कम से कम 10 लाख लोग उसको नौकरी को भरेंगे। अगर इतना बर्डन है दिल्ली पुलिस की नौकरी में, इतना रिस्क है जान का, तो इतने लोग नौकरी करने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं। ये सारा गंभीर का विषय और सारे देश की जनता जानती है, सारा राजनीतिक तंत्र जानता है, सारा प्रशासन तंत्र जानता है कि एक कांस्टेबल की भी नौकरी के लिए दिल्ली पुलिस के अंदर लाखों आदमी तैयार खड़े हैं। और दूसरी तरफ जो नौकरी में मौजूद लोग हैं वो हमेशा यही बात कहते रहते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा को वर्क बोर्ड है, हमारे से काम ज़्यादा दिया जा रहा है। लेकिन नौकरी आ जाओ तो भी आज एक बीटेक करा हुआ स्टूडेंट भी, एमबीए करा हुआ स्टूडेंट आज एक कांस्टेबल की नौकरी करने के लिए तैयार है। कारण सब जानते हैं। और इसी के आड़ के अंदर बहुत सारे सेक्शन जो जानकार हैं, 166 है आईपीसी, 174 आईपीसी, 177 आईपीसी, 201, 409, 120, 34, 340 रीड विद 191, 92, 93, 94, 95, 96, 97 तक। और ऐसे बहुत सारे गंभीर सेक्शंस हैं, 330 आईपीसी, 331 आईपीसी, बहुत सारे सेक्शंस हैं जो इनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन इनके पास वर्क बोर्ड को भी, कोर्टों के ऊपर भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है और कोर्ट के साथ ही डायरेक्ट टैक्टिक्स खेलते हैं। अभी रानीबाग थाने में एडिशनल एसएचओ चंद्रशेखर साहब आए हैं, जो कि बहुत ही दिखने में साधारण है, लेकिन दिमाग से उनको पीछे गाइड करने वाला आदमी जो उनको गाइडेंस दे रहा है वो बहुत पावरफुल किस्म का आदमी है। कोर्ट के अंदर अपीयर ही नहीं होते, एग्जामिशन ले जाते हैं। एक दिन के अंदर एक कोर्ट में 20-20 केस लगे होते हैं, वो आते ही नहीं कोर्ट के टाइम की, कोई उनको सम्मान नहीं है। अपनी चतुराई से और अपने उसके कैलिबर से वो जो है एग्जामिशन फाइल करते हैं, अनसस्पिशियस रिपोर्ट करने का। ऐसा ही रोहित को भेज दिया थाने के अंदर, कोई टाइटल नहीं लिखा हुआ, कोर्ट का कोई सम्मान नहीं, ना कोर्ट के जज साहब का नाम पूरा स्पेलिंग क्लियर लिखे हुए, ना कोर्ट का नाम, ना टाइटल। जो हाई कोर्ट रूल्स के रेगुलेशंस हैं उनको भी फॉलो नहीं कर रहे। और जब इनको पकोड़े खाने होते हैं तो संतनगर चौक पर आते हैं और बैठ के वहाँ पे पार्किंग का उद्घाटन करते हैं, गोला फोड़ते हैं और रेस्टोरेंटों में बैठ के वो खाना खाते हैं। कांग्रेस पार्टी के फंक्शन के अंदर जो ज्वाइन करते हैं और वहाँ से सीधा देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, अपने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को, राकेश अस्थाना जी को, और जब कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस दिया और वो सारी कांग्रेस सड़क पे बैठी थी, तो कांग्रेस पार्टी के फंक्शन के ऊपर 5 स्टार ढाबे पे ये खड़े हो गए। और ये इनका कंडक्ट है इस तरीके का। कोर्ट के अंदर ये लोग नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ रानीबाग का अगर एक छोटे से भी कांग्रेस पार्टी का कोई फंक्शन होता है तो वहाँ ये तुरंत पहुँच जाते हैं। और ये बहुत गंभीर बात है कि एक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते और कोर्ट में अपीयर नहीं होते। लेकिन प्राइवेट फंक्शन कोई भी हो तो उसको ये छोड़ते नहीं, चाहे वहाँ इनको 4 घंटे बैठना पड़े, चाहे 6 घंटा बैठना पड़े। पकोड़े खाने के लिए वहाँ पे पकोड़ा, समोसा, गुलाब जामुन सब खाते हैं, खूब दबा के खाते हैं। वहाँ पे सैंडविच वगैरह सब खाते हैं ये। और वहाँ के लिए इनके पास 4 घंटे 6 घंटे का टाइम होता है और कोई भी कानून चट उठ रहा हो वहाँ पे बैठ के सरकारी ड्यूटी पे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कि इसके अंदर और भी कई बातें मैं आपके साथ साझा करूँगा कि जब ये जनरली कोई 154 दिन में कामयाब नहीं होता और 156 दिन में लिटिगेंट जब कोर्ट में पहुँचता है तो इनका एक तरीका होता है कि ये जो
जो होते हैं ज़्यादातर क्या करते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर्स जो हैं अपीयर नहीं होते हियरिंग के टाइम पे, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, एग्जाम्पशन ले लेते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट में वर्कलोड होता है, 4-5 महीने की डेटें लग जाती हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं। जो इनकी स्टेटस रिपोर्ट्स होती हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 5 बेंच की, ललिता कुमार वर्सेस यूपी रंजन सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके बाद साकरी वसू है, अबेना चो, उन सबका ये वायलेशन करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं। छोटी सी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो कुछ घंटे की होती है बयान देने की, वो भी ये पूरी नहीं करते और सालों साल ये कोर्ट को गुमराह करते रहते हैं और कोर्ट बार बार इनसे रिपोर्ट मंगाती रहती है और ये गुमराह करते रहते हैं और काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है। कोर्ट का टाइम जो कि 1-2 हियरिंग में ख़त्म हो जाने, 3 हियरिंग में, उसको बहुत लंबा खींच देते हैं। ये जो कंडक्ट है पुलिस अधिकारियों का, इसी की वजह से 113 नंबर कोर्ट में 4199 के उससे केस चल रहा है, जिसके अंदर 22/2/18 का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक ऑर्डर इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया। 45 से 50 हियरिंग उस कोर्ट में हो चुकी है पर्टिकुलर एक इसी मैटर के ऊपर, और उसके ऊपर आज तक इन्होंने रिपोर्ट फाइल नहीं करी, जो कि 15/3/18 को ACP PG NW रमेश कुमार जी ने कंप्लेंट कर दी थी और सागर प्रति हुड्डा जी जो कि जॉइंट CP थे, जो अब स्पेशल CP हैं, उन्होंने 7/2/18 को इंक्वायरी इनिशिएट करी थी। एडिशनल DCP AK लाल जो कि फुल DCP बन चुके हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट PGC दिल्ली गवर्नमेंट को भेज दी थी, जिसमें बहुत सारी बातें छुपाई गई, झूठ बोला गया और उसके पुलिस जो है कई कोर्टों द्वारा कई मैटर्स के अंदर उस रिपोर्ट को कॉल कर चुकी, लेकिन उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करने को तैयार नहीं है। इवन NHRC में भी इन्होंने वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करी और उसको किसी अनदर इंक्वायरी में अपनी मर्जी से कई महीनों के बाद क्लब कर दिया। कोई कुछ इनसे कहना नहीं चाहता। जब भी इनके बारे में सवाल उठाया जाता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए, डिपार्टमेंट एक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए या इनको सेंसर इशू किया जाए, जो कि दिल्ली पुलिस पनिशमेंट एक्ट रूल के अंदर है, तो यह इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करी जाए कि 22/2/18 का ऑर्डर 50 हियरिंग से क्यों नहीं कर रहे। तब ये पुलिस वाले जो है अपने पावर का और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से लक्ष्मी नारायण सैनी जो कि रानीबाग थाने 5 साल के लगभग रहे और अब वो SHO लग गए, ये साफ साफ कंडक्ट नजर आ रहा है कि इन लोगों की पकड़ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब राकेश थाना जी से भी ऊपर है, गृह मंत्रालय से ऊपर है, कि ये वहाँ तक भी कंट्रोल करते हैं। इतनी कंप्लेंट आटे हो जाने के बाद, इतनी लिटिगेंट्स इनके साथ, तो 56-3, यहाँ तक कि लक्ष्मी नारायण सैनी ने एक कोर्ट के आदेश के ऊपर CDR GPS सेव करने का आदेश हुआ 17/1/19 को 109 नंबर गोपाल कृष्ण जी की कोर्ट से, ऑनरेबल गोपाल कृष्ण जी कोर्ट से। उसके बाद 22/1/19 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर आदरणीय श्री अमूल्य पटनायक जी, उनके SO एडिशनल CP राजीव रंजन जी और DCP आउटर डिस्ट्रिक्ट कुरुविला साहब, इन सबसे मिलने के बाद 22/1/19 को एविडेंस सेव होने के लिए गया और उसकी GPS लोकेशन कोर्ट में जमा करने से मना कर दी। इंक्वायरी के अंदर झूठ बोल दिया, स्टेटस रिपोर्ट में झूठ बोल दिया। विक्टिम ने जब उसके लिए क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी, क्रिमिनल रिवीजन के आदेश के बाद 2 हफ्ते का आदेश हुआ 23/9/2020 को, उसको भी इन्होंने कंटेम्प्ट किया और 19/10/2020 को कोर्ट में जमा कराई। 20/10/2020 को लिटिगेंट को मिली और उसके अंदर CDR में से कॉल डिटेल गायब थी, जो कि इन्हीं के PCR डिपार्टमेंट कहता है कि एक मोबाइल से 3 कॉल हुई है और वो CDR कहते हैं कि 1 कॉल हुई है। ऐसे GPS लोकेशन भी के अंदर भी इन्होंने हेरा फेरी कर रखी है, जबकि वो कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर कालका जी, 13 मिनट में नोएडा से रानीबाग, ये संभव ही नहीं है। हवाई जहाज से जाओगे तब भी संभव नहीं है। लेकिन ये लोग इसको करने के बावजूद इस आदमी को जहाँ जेल भेजना चाहिए था, डिमोट करना चाहिए था, टर्मिनेट करना चाहिए था, कि कोर्ट के साथ इसने फर्जीवाड़ा किया, वहीं वो व्यक्ति जो है आज SHO लगा दिया गया 5 साल रानीबाग थाने में रहने के बाद। तो बहुत गंभीर समस्या है। मैं बताना चाहता हूँ इसकी तरफ ध्यान दिया जाए, ऐसे लोगों के ऊपर लगाम कसी जाए और ऐसे लोग अगर सिस्टम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की इमेज खराब होती है, कोर्ट की इमेज खराब होती है और लोगों में कानून के प्रति, न्याय के प्रति, संविधान के प्रति कहीं ना कहीं विश्वास कमज़ोर होता है। ये एक चीज़ ऐसी आज मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। इतना समस्त सबूत कोर्ट के सामने है, फिर भी आज तक इस व्यक्ति ने कोई कार्रवाई ना तो डिपार्टमेंट ने इसके खिलाफ करी और ना ही न्यायालय से कोई आदेश पारित हो रहा हो, क्योंकि ये सबको मैनिपुलेट कर लेता है। कोर्ट के अंदर पूरी फाइल ही प्रॉपर नहीं जा पाती। 10/9/2021 को आपको बता रहा हूँ, आज आप ये देखो कि मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आज आपके सामने, तो आज 11/7/2022 है और 10/9/2022 को ACP वीरेंद्र कादियान मंगोलपुरी, SHO रानीबाग, पूर्व SHO रानीबाग मनोज यादव और इसके अलावा लक्ष्मी नारायण सैनी
और क्या कहते हैं ये SI राजवीर, इन 4 आदमियों ने 409 नंबर कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट पिटीशन को डिपार्टमेंट को थी जो, उसको इन्होंने इंक्वायर किया 2.5 घंटे तक, और उसको करने के बाद इनके सबके सारी चीज़ें सामने आ गई। फिर भी इन व्यक्तियों ने कोर्ट के सामने कोर्ट को गुमराह किया और ये बात नहीं एक्सेप्ट करी कि हमने टेम्परिंग करी है, और 65 भी एविडेंस के साथ ये लगा रखा है। सारे कानूनी अधिवक्ता साक्षी के समझते हैं कि सेशन कोर्ट के आदेश को पूरा नहीं किया गया। जैसे कि फर्ज करो, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं ट्रैफिक का चालान होता है और आपसे ट्रैफिक के चालान वाले ने आपसे पैसे मांगे, 2000 का चालान काटा या 500 का चालान काटा, आपने तो 500 का नोट दे दिया, और 500 का नोट आपने अगर आपको नकली दे दिया, यही चीज सेम यहाँ पे है कि कोर्ट का आदेश था कि सीनियर जी पे उन्होंने टेम्पर करी हुई दे दी, तो एक नकली नोट दे दिया, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले की जानकारी में आने के बाद क्या करेगा, वो सीधा पकड़ के आपको जेल में जमा करा देगा और FIR दर्ज करा देगा कि नकली नोट मेरे को दिया। सेम यही है कि एक सेशन कोर्ट के आदेश के ऊपर टेम्परिंग करी हुई सीनियर GPS लगा दी, लेकिन आज तक इसको सजा मिलने की जगह इसको प्रमोट करके SHO लगा दिया। ये गंभीर विषय है। मैं इसलिए सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, सभी समस्त जो है MM कोर्ट, रोहिणी कोर्ट की, और अब जहाँ भी ये लगे हैं SHO, वहाँ के MM साहब से, वहाँ के सेशन कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, सभी कानूनी अधिवक्ताओं से, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली से, सॉलिसिटर से, सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि इस आदमी का कंडक्ट वेरीफाई करें, देखें, विश्वास ना करें। ऐसे आदमी समाज पे, डिपार्टमेंट पे, हर जगह कलंक है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देखना चाहिए जब भी कोई किसी कानूनी अधिवक्ता पर, यंगर एडवोकेट को इंटर्न पे सके का काम आए, जब कोई टाइपिस्ट इसको ड्राफ्ट करे और ये नाम आपके सामने आ जाए रानीबाग थाने के इनके, तो उनके कान खड़े हो जाने चाहिए। यही आज शब्दावली का मेरा प्रयास है। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। मैं वीडियो लंबी जरूर हुई है, जरूर प्रार्थना करूँगा कि आप लोग सुनेंगे, और सुनेंगे तो आज आपको जानकारी मिलेगी किस तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन के अंदर जहां ऑफेंस कोई कमिट होता है कॉग्निजेबल, तो पुलिस को एविडेंस कलेक्ट करने की जगह कितने टाइम में कलेक्ट कर सकती है, कितने टाइम में डिस्ट्रॉय कर सकती है, ये सब होने के बाद भी केस को सालों साल खींचते हैं। यही आज का वीडियो का सारांश है। जय हिंद, जय भारत।